हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीटेट का सीटीपी का सिटीज कवर करा रही, जो प्रीवियस ईयर आपका पूछा है। तो पेपर 1 आपका टोटल सीटीपी का जितना भी क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन वाला 2021 में सीटेट, उसका सीटीपी का पेपर 1 टोटल सीटीपी मैं करवा चुकी हूँ। अब ये पेपर 2 मैं बता रही हूँ आपको। तो ये पेपर 2 का 3 जनवरी 2022 को जो पूछा गया था सीटेट में सीटीपी का 30 क्वेश्चन, मैं आज वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? तो विकास का जो चरण है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, और इसमें हमारा हर टाइप से डेवलपमेंट होता है, सोशल, इमोशनल, मेंटल। तो ये जो है हमारा समाज के क्षेत्र में जो हमारा डेवलपमेंट होता है उससे क्या अपेक्षा की जाती है? पहला, विकासात्मक कार्य। दूसरा, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासात्मक कार्य हो, इसकी अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट है। तो इसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास डैश शरीर के माध्यम से बाहर की ओर होता है। दूसरा, नीचे से ऊपर की ओर होता है। तीसरा, एक आयामी है। चौथा, वातावरण कारणों से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। शरीर के माध्यम से बाहर की ओर होती है। विकास जो है शरीर के माध्यम से है, जो बाहर की ओर होती है। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल अवस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तो ऐसा तो नहीं है। मानव मध्य बाल अवस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीखता है, ऐसा नहीं है। विकास जो है हमारा दिन प्रतिदिन होते रहता है और हम जो है हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास जो है मध्य बाल अवस्था तक नहीं रुकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। तो हम ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, धार्मिक संस्था। दूसरा, परिवार। तीसरा, मीडिया। चौथा, विद्यालय। तो विद्यार्थियों का एक समूह है जो खेल के दौरान लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्ष की सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। तो यह किसकी भूमिका दर्शाता है? पहला, सामाजिक संस्था की। दूसरा, परिवार की। तीसरा, मीडिया की। चौथा, विद्यालय की। तो ये जो है मीडिया की भूमिका निभा रही है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये जो हमारा स्टेज होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। ये जो हमारा स्टेज होगा वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा क्या करने लगता है? चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाता है। ये अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक रहता है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहे या ठोस संक्रियात्मक अवस्था रहे, ये दोनों में से कोई एक आपको दे सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया को मानसिक संरचना को परिष्कृत और परिवर्तन करता है डैश कहलाता है। पहला, नकल उतारने जैसा व्यवहार। दूसरा, वस्तुवाह अस्तित्व। तीसरा, समावेशन। चौथा, संतुलीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संतुलीकरण। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन होता है। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उसकी सहायता के लिए अध्यापिकाओं ने संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार डैश का उदाहरण है पार, परिवर्तन, क्रमबद्धता, प्रतिपादक अध्ययन।
तो ये जो कर रही है वो टीचर है, वो उसका हेल्प करना चाहती है। तो ये जो है हमारा उसकी संकेत दे रही है, सहायता कर रही है ताकि वो उस कार्य को पूरा कर ले। तो ये पार हो जाएगा इसके फोल्डिंग। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? लेवाइगोस्की, इवान पेवलॉक, 3B एफ स्किनर, चौथा जॉन वी वॉटसन। तो संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, ये बात जो है हमारा किसने कहा है? ये कहते हैं लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की के साथ जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, इस बात को किसने कहा? लेवाइगोस्की ने। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोरबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि उसमें सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। दूसरा, उसने पियाजे के नैतिक इस विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्हें बच्चे की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं सुझाई। उन्हें बच्चे पर कोई अनुशासन कार्य नहीं किया। तो लॉरेंस एक आलोचना है, वो जो है हमारा 1 है। इसके सिद्धांत पर नारी परिप्रेक्ष्य गौण है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछ रहा है। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है। निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकार में से एक नहीं है? संगीत में, भाषाई, शारीरिक, गति संवेदी, व्यवहारिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 व्यवहारिक। व्यवहारिक जो है एक नहीं है, ये संगीत में है, भाषाई है, शारीरिक, गति संवेदी है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? पहला, विशिष्ट विविध स्पष्टीकरण। दूसरा, रटकर याद करना और शब्द पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार विधन और समस्या। तो प्रगतिशील कक्षा का कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विविध स्पष्टीकरण। ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? पहला, विद्यार्थी को विद्यालय अवधि के दौरान उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसको दंड तो कभी नहीं देना चाहिए। स्कूल को केवल उन्हीं विद्यार्थियों की प्रवेश देना चाहिए जिसकी मातृभाषा निर्देश की भाषा समान हो। नहीं, शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसी वातावरण स्थापित करनी चाहिए जो सभी विद्यार्थियों की समावेश को बढ़ावा दे। शिक्षा को ये नहीं होगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावक को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चे की देखभाल करते, तो इस संदर्भ में क्या होता है? पहला, कम संभावना के जेंडर रूढ़िवादिता का अनुसरण करें। दूसरा, अधिक संभावना के जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे। तीसरा, अधिक संभावना है कि वे जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेंगे। कम संभावना है कि समाज के प्रचलित जेंडर मानकों को विरुद्ध करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़िवादिता का अनुसरण करेंगे। ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? पहला, सीखने का स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। दूसरा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को दोहराना। तीसरा, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। चौथा, विकास के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूल बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला
क्वेश्चन है हमारा, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? पहला, बच्चों का बौद्धिक स्तर। दूसरा, समकक्षीय की तुलना में छात्र का संबंध पद। बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। तीसरा, कि बच्चा समान विद्यालय में पढ़ने लायक है या नहीं। तो ये जो गत्यात्मक मूल्यांकन है वो हमारा क्या समझने में मदद करता है? तो ये हमारा बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता को समझने में मदद करता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में क्या करने से बचना चाहिए? विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने का मौका देना। दूसरा, विद्यार्थियों को शैक्षिक समृद्ध गतिविधि प्रदान करना। अध्यापक केंद्रीय पाठ्यपुस्तक को लागू करना। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। तो प्रतिभाशाली जो कक्षा है उसकी समावेशन के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो अध्यापन केंद्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने से बचना चाहिए। क्या करने से बचना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अध्यापक केंद्रित जो टीचर सेंटर्ड सिलेबस होता है उसको लागू करने से रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विविधता को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीय पाठचर्या का प्रयोग। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता की स्वीकृति। सभी विद्यार्थियों से अधिगम की विभिन्न निम्न अपेक्षाएं। वे फिर परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान। ऐसा तंत्र तैयार करना जिसमें सभी तरह के बच्चे को ध्यान में रखकर वो टीचर पढ़ा सके। तो उसके लिए चारों में से वो क्या करेगा? तो वो अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृति देगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर बैठ नहीं पाता, बेचैन रहता है और दूसरे वस्तु खो देता है। तो वे किसके संकेत है? पहला, अवधान न्यूनतम अति सक्रियता विकार। दूसरा, दृष्टिबाधिता। तीसरा, वाचन वैकल्प। चौथा, लेखन वाक्य। तो ये जो है बच्चा किसका शिकार है? तो ये बच्चा जो है अवधान न्यूनतम अति सक्रियता विकार। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को डैश। तो जो बच्चा को सुनने में दिक्कत है उसके समावेशन के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। ऐसा नहीं है। अगला, संकेती भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, सहायक तकनीक के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जानकारी परिवर्तन के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, ये गलत, ये भी गलत। श्रवण बाधिता समस्या ने एक अध्यापक का उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब चेहरा न देख पा रहा। हाँ, क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत हो रहा है तो वो चेहरा देख के ही समझेगा। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ऐसी परिस्थितियों का चयन करना जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना वे कैसे सम्मुख करती हैं? पहला, रटकर याद करना। दूसरा, सृजनात्मकता। तीसरा, कुंठा। चौथा, प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावना वो सम्मुख करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। दूसरा, केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, दंड देना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो कम अंक लाया है बच्चा, तो उसका किस प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं? तो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उसकी सहायता देनी चाहिए। उसको प्रॉब्लम है तभी तो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, सही विकल्प। तो क्या लगता है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है? हाँ, बात तो सही है कि मौजूदा ज्ञान से
मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। अधिगम एक रेखीय से होता है, नहीं ये गलत हो गया, तो इसका ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देना चाहिए? पहला, विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। दूसरा, सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होना चाहिए। तीसरा, सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालय को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्र को भी महत्व देना चाहिए। एक ऐसी आंकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है, उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते जिससे कोई अंतिम स्थान पर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। विद्यार्थी विद्यालय में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संप्रदाय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रूपक का विभिन्न क्षेत्र एवं एक ही क्षेत्र में उपयोग। दूसरा, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंध को रेखाकृत। तीसरा, विद्यार्थियों को कारण संबंध को तराशने के लिए कहना। चौथा, गैर उदाहरण और अपवादों को सम्मिलित का वर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर उदाहरण और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मारकर सीखना, दूसरे से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। ये तो कभी होगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सजा से बचना, रुचि, इनाम, असफलता का डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा रुचि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। तो कौन सा बाधा रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, निराशा। निराशा जो है वो बाधा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में जल संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब रंग ही नहीं है, अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उस पर उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को सिर से नकार देना चाहिए, इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तरीका निराधार है, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगीन होने का तर्क बताना चाहिए। केवल एक ही सही जवाब जो है जल रंगीन है पर जोर देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बच्चा बताता है कि रंगीन है क्योंकि उसके घर के पास का जो नाला है उसमें जो पानी है उसका वो गंदा पानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने पर तर्क बताना चाहिए। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और डर। दूसरा, मानकीकृत आकलन। तीसरा, सांस्कृतिक संदर्भ। चौथा, प्रतिपादक अध्यापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3, सांस्कृतिक संदर्भ। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भिक रूप में हो। दूसरा, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुख हो। अधिगमकर्ता बाह्य कारणों से अभिप्रेरित हो। जानकारी संबंधित खंड में प्रस्तुत किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह संदर्भिक रूप में हो। तो इसी के साथ आपका CDP का 300 क्वेश्चन समाप्त होता है जो 3 जनवरी 2022 को पूछा गया था ऑनलाइन एग्जाम में। धन्यवाद।